भारतीय जनता पार्टी के कई ऐसे नेता जो कि काफ़ी तेज तर्रार माने जाते हैं और संसद में उनकी आवाज़ हमेशा गूंजती दिखाई देती है। ऐसे ही एक नेता मध्य प्रदेश के सांसद जो कि 3 बार से लगातार चुन कर आ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी पार्लियामेंट्री बोर्ड के संसदीय सचिव गणेश सिंह जी हमारे साथ हैं, जो कि सतना से हैं। गणेश जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी। आप 3 बार से भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, 3 बार से लगातार संसद में चुनकर आ रहे हैं और संसद में आपकी आवाज़ भी उस तरीके से हमने देखी है। अब आपकी पार्टी है, पहले आप उधर थे, अब इधर आ चुके हैं, दोनों में क्या अंतर है? पहले हम लोग प्रतिपक्ष की भूमिका में थे, आज हम सत्ता पक्ष की भूमिका में हैं। आज हमारी जवाबदारी निश्चित तौर पर पहले से ज़्यादा है जी। हम कोऑर्डिनेट करके देश के हित में, जनता के हित में जितना बेहतर से बेहतर काम कर सकते हैं उस दिशा में हम लोगों ने काम शुरू किया है। यही है पहले में और अब में फ़र्क। अभी बहुत लंबा समय नहीं हुआ आपकी सरकार को। अभी हमने देखा कि 100 दिनों का हिसाब किताब आपकी सरकार ने आप जनता के सामने रखा है। इन 100 दिनों में आपको क्या लगता है कि ऐसी कौन कौन सी तमाम योजनाएं जो आप जनता के लिए, देश के लिए कर पाए? देश में जब लोकसभा के चुनाव हो रहे थे तो देश की जनता जो महसूस कर रही थी और जिस काम के लिए देश की जनता ने इतना बड़ा जनादेश दिया वो था इस देश का विकास, जो पूरी तरह से ठप हो चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे देश में विकास की गतिविधियाँ एकदम रुक सी गई हैं। उनको पुनः कैसे प्रारंभ किया जाए, उस दिशा में हमारी सरकार ने अपना एजेंडा तय किया और उस एजेंडे के आधार पर जो बात हम लोगों ने लोकसभा के चुनाव में अपनी पार्टी के घोषणा पत्र में कहा था, वही बातें हमारी सरकार जब बनी तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उसी आधार पर निर्णय लेना शुरू कर दिया। पहला निर्णय जो देश के हित में था वो गरीबों के पक्ष में था। प्रधानमंत्री जन धन योजना, ये देश का पहला, जिसमें उन्होंने कहा कि हम गरीबी को दूर करेंगे। तो कैसे दूर करेंगे, उसके क्या उपाय हो सकते हैं? तो ये प्रथम चरण का जो कदम उन्होंने बढ़ाया वो प्रधानमंत्री जन धन योजना का है। इसी तरह से उन्होंने कहा था कि हम खेती के धंधे को फायदे का धंधा बनाएंगे, बेरोजगारों को रोजगार नहीं देंगे। तो आज हम जब मेक इन इंडिया की बात कर रहे हैं तो मेक इन इंडिया तो बहुत बड़ी चीज़ है और जिस तरह से उन्होंने इन्वेस्टरों के साथ बैठ कर के बातचीत की, उनको गारंटी दिया कि आपका पैसा हम डूबने नहीं देंगे। ये कोई भी देश का प्रधानमंत्री इस तरह से आज तक कभी बोला नहीं। लेकिन बार बार ये भी चर्चा चलती है कि बड़े पैमाने पर उद्योगपतियों के पास सरकार का पैसा होता है, लोन उठाते हैं और वो एनपीए के तौर पर डूब भी जाता है। ऐसा उद्योगपतियों का तो कोई संदेश नहीं गया कि उद्योगपति भी सरकार का पैसा ना डूबें, उसका भी हिसाब किताब। अभी जो बजट आया था, पहला बजट था हमारी सरकार का, उस बजट में हम लोगों ने देखा जो पहले सब्सिडी दी जाती थी वो उस स्तर की नहीं है। और ये बात को अब लोगों को पता हो गया है, चाहे वो कोई भी लोनधारी हो, उनको पता हो गया है कि मोदी जी की सरकार में ये सब चलने वाला नहीं है, क्योंकि उनका जो काम करने का ढंग है पूरी ईमानदारी व्यवस्था का है। आज पहली बार देखने को मिला है कि लाल किले से कोई प्रधानमंत्री ये बोले कि ना तो मैं 1 रुपया खाऊंगा, ना तो मैं किसी को खाने दूंगा। इसका मतलब संदेश ये गया कि भ्रष्टाचार को कोई भी स्थान हमारी सरकार में नहीं मिलने वाला। भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन हम देंगे और जो पैसा लुटता था, जो पैसा अब लुटने वाला नहीं है, वो पैसा लोगों की तकलीफ को मिटाने में हम खर्च करने का काम करेंगे। तो निश्चित तौर पर यह संदेश नीचे तक गया है। आज रिक्शा चलाने वाले भी व्यक्ति से हम बात करते हैं, जो खेत में काम करता है, उस मजदूर से बात करते हैं तो कहता है नहीं अब कुछ होने वाला है, अच्छा होने वाला है, अब देश ठीक दिशा में चल पड़ा है। ऐसा लोगों की धारणा, जिनका लेकिन कोई राजनीति से कोई वास्ता नहीं था। गणेश जी, ये चर्चा भी चलने लगी है कि अच्छे दिन कब आएंगे। हालांकि अच्छे जल्दबाजी है, लेकिन लोग कहने लगे हैं। नहीं, अच्छे दिन की शुरुआत हो चुकी है। अच्छे दिन का एहसास लोगों ने करना शुरू कर दिया है। और मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन महंगाई कम नहीं हुई। प्रधानमंत्री जन धन योजना, महंगाई कम नहीं हुई। महंगाई कम हुआ है। सब्जियों के दाम आज भी आसमान पर हैं। देखिए, सीजनली दिक्कत है। ये ऐसा महीना होता है जिसमें सब्जी का उत्पादन कम होता है, जरूरत ज्यादा पड़ती है, वो इस वजह से हुआ है। लेकिन यही बात तो यूपीए सरकार बोलती थी कि ये सीजनल का मामला है, पेट्रोल डीजल के दाम इसलिए आगे बढ़ते हैं क्योंकि अंतरराष्ट्रीय मूल्यों पर, अंतरराष्ट्रीय पदार्थों के डॉलर पर निर्भर करता है। नहीं, बाकी खाद्य पदार्थों के दामों में कंट्रोल हुआ है। जो स्टाकर थे उन स्टाकरों के ऊपर शिकंजा हुआ है, बाकायदे छापे पर छापे पड़े हैं। मैं आज़ादपुर मंडी की एक किस्सा बताता हूं आपको। आज़ादपुर मंडी में वहां जाकर के हमारे एक मित्र पहुंचे और उन्होंने कहा कि भैया इतनी महंगाई क्यों? तो बोले साहब महंगाई अब कहाँ है, वरना तो हम प्याज बेचने वाले थे 100 रुपये किलो में और 80 रुपये में बेचने वाले थे आलू। लेकिन जब से नरेंद्र मोदी जी आए तो हमारे सारे स्टॉकों पर रोज छापा मार रहे हैं, तो हमारे स्टॉक में तो कुछ बचा नहीं, इसलिए बाजार में आ गए, इसलिए चीज़ों के दाम घट गए।
तो ये एक संदेश गया और ये संदेश पूरे देश में है। महंगाई कंट्रोल हो रही है, महंगाई पूरी तरह से ख़त्म भी होगी, इस दिशा में हमारी सरकार ने काम शुरू किया है। अभी 115 दिन की सरकार है साहब, 115 दिन की सरकार ने जिस रास्ते पे चलना शुरू किया है, निश्चित तौर पर लगता है जैसे सालों का काम उन्होंने एक साथ समेट दिया, सालों का काम। संकेत अच्छे मिल रहे हैं, तस्वीरें भी अच्छी दिखाई दे रहे हैं, बयान भी अच्छे आ रहे हैं, लेकिन महंगाई को रोकने के लिए ये कहा जाता है कि राज्यों में जो जमाखोरी हो रही है, जब तक उस पर काबू नहीं पाया जाएगा तब तक नहीं होगा। लेकिन राज्यों में इस तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई, खासकर उन राज्यों में जहां पर आपकी सरकार। मैं इस बात से सहमत हूँ, ये बात सही है कि जहाँ हमारी सरकारें हैं वहाँ तो हम कंट्रोल कर पा रहे हैं, लेकिन जहाँ कहाँ कर पा रहे है, हम जैसे मध्य प्रदेश जमाखोरी को लेकर कोई ऐसी कार्रवाई नहीं हुई, कोई ऐसे छापे नहीं हुए। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में लगातार इस बात की छापे हुए हैं, लगातार हुए हैं। जहां हमारी सरकारें नहीं हैं वहां निश्चित रूप पर हम राज्य सरकार को दबाव नहीं बना पाए, लेकिन केंद्र सरकार के जो विभाग हैं, जो इस तरह से देखने वाले हैं, वो जरूर इस पर पूरी कार्रवाई कर रहे हैं सब जगह में। और लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि जो इसमें मुनाफाखोरी होती थी, जो स्टॉकर्स रहते थे, उनके मन में एक भय तो पैदा हुआ है कि हम बचेंगे नहीं और हम ऐसी गलती अब ना करें। एक दूसरा, जो हमारा अब नया सीजन शुरू होने वाला है, हमें ज़रूरत कितनी है देश में, कितनी हमें सब्जियों की ज़रूरत है, कितने हमें फलों की ज़रूरत है, कितने हमें मसालों की ज़रूरत है, कितने हमें तेल की ज़रूरत है, कितने हमें खाद्य पदार्थों की अन्य चीज़ों की ज़रूरत है, वो कहीं ना कहीं सरकार पहले कभी ध्यान देती नहीं थी। लेकिन हमारी सरकार का ये प्लान है कि हम ये देखें कि हमारी आवश्यकता कितनी है और कितना हम उत्पादन कर सकते हैं, और उसके आधार पर जो बाकी शेष बचता है फिर उसको निर्यात की पोजीशन में हम भेजेंगे। तो हमारे पास उर्वरक क्षमता कम नहीं है, हम तो बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, और लेकिन हम उसका सही उपयोग नहीं कर पाए, सही आकलन नहीं कर पाए, इसीलिए बीच में मुनाफाखोरों का राज चलता रहा। लेकिन अब चलने वाला नहीं है। चलिए इंतज़ार करते हैं कि चलेगा नहीं चलेगा, इंतज़ार करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर यही कहा जाता है कि जो जमाखोर हैं, वायदा कारोबारी हैं, उनका आपकी पार्टी से ज़्यादा ताल्लुक होता है, क्योंकि वो वर्ग आपकी पार्टी से जुड़ा हुआ है। देखिए, जब हम लोग प्रतिपक्ष में थे तो हम भी इस बात को कहते थे कि ये जमाखोरी का जो सट्टा का जो व्यवस्था इन लोगों ने कर रखा है, इसको बंद होना चाहिए। और बाकी में आज भी हम कह रहे थे, अगर हम तभी से कह रहे थे कि अगर हमारे होते तो हम क्यों कहते। हमारा उनसे कभी कोई वास्ता नहीं रहा, और कभी भी अगर कोई अपने बीच का भी आदमी अगर गलत काम करता है इस तरह, तो उसका कौन साथ देने वाला है। चलिए, आज तो कोई स्थिति है नहीं। आप ही के जरिए हम समझने की कोशिश करते हैं। कुछ अच्छी तस्वीरें, कुछ अच्छे संकेत भी मिल रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जापान से मुलाकात करते हैं, वहाँ के प्रधानमंत्री से मुलाकात करते हैं, चीन के राष्ट्रपति से मुलाकात करते हैं, और इस वक्त अमेरिका के यात्रा पर हैं। आज उनका संबोधन भी होने वाला है। क्या संकेत पूरे दे रही है राजनीति? पूरे दुनिया की निगाहें आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर है। मैं आपको बता रहा हूँ, एक गजब का एक उत्साह देखा जा रहा है। आज जब वो संयुक्त राष्ट्र संघ के सभा को संबोधित करने के लिए वहाँ पर पहुँचे, और जिस तरह से उनका भव्य स्वागत हुआ, और जिस तरह से उत्सुकता मैं देख रहा हूँ कि पूरी दुनिया की निगाहें वहाँ पर टिकी हुई हैं। क्यों टिकी हुई हैं, इसका वजह मैं आपको बता रहा हूँ। मैं गया था अभी आईपा के सम्मेलन में, एशिया पूर्वी दक्षिणी एशिया के देशों का 22 देशों का एक सम्मेलन हुआ। आईपा एक संगठन है, हम उसके ऑब्जर्वर मेंबर है हमारा भारत। हम वहाँ गए थे, तो वहाँ हमने देखा कि हमारे देश का सम्मान पहले से ज़्यादा बढ़ा दिखा। और उन्होंने कहा कि भारत की जनता को गजब है भाई, एक ऐसे व्यक्ति को देश का प्रधानमंत्री भारी बहुमत के साथ बनाया है जिस पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई है। अब भारत तो बहुत आगे जाएगा, ऐसा उनका कहना। और आज भी देखिए, हमारा चीन पड़ोसी देश है, हमसे रोज़ टकरार होती है सीमा पर, लेकिन जिस तरह से वहाँ के राष्ट्रपति जी यहाँ पर आए, जिस तरह से बातचीत हुई, और जिस तरह से उस बात को आगे बढ़ाया, एक संवाद का जो रास्ता खोला, वो निश्चित रूप पर स्वागत योग्य कदम है। भूटान है, नेपाल है, ये हमारे पड़ोसी देश हैं जो बेचारे सहयोगी हमारे साथ रहे हमेशा, और उनको मदद की भी ज़रूरत है। और जिस तरह से उदारता के साथ जा कर के हमारे प्रधानमंत्री जी ने वहाँ मदद करने का काम किया, इसी तरह दक्षेश जो देश थे जिनको हमने बुला करके सम्मान दिया अपने शपथ समारोह में, ये सब संदेश गया कि हम पड़ोसी देशों के साथ अच्छे रिश्ते बना के चलना चाहते हैं, संवाद रखना चाहते हैं। हम पाकिस्तान से भी बातचीत रखना चाहते हैं, लेकिन जिस तरह का उनका रवैया है, जिस तरह से वो यहाँ पर हुर्रियत के लोगों से बातचीत करके बाकी आवाम का अपमान कर रहे हैं, उससे बातचीत तो संभव नहीं है। लेकिन आज वहाँ पर भी जा कर के अमेरिका जैसा देश, जो कल तक अमेरिका वीज़ा देने को तैयार नहीं था जी, आज वही अमेरिका हमारे प्रधानमंत्री जी का सम्मान करने के लिए पूरी तरह से पलक पामड़ी बिछाए बैठा हुआ है। क्यों? एक भरोसा जागा है लोगों को, देश के लोगों में भी, विदेश के लोगों में भी एक विश्वास जागा है कि ये आदमी ठीक दिशा में देश को ले जाएगा, और दुनिया के साथ ठीक संबंध बना करके, राजनीतिक संबंध, व्यापारिक संबंध, सामरिक संबंध,
जो भी एक संवाद हो सकता है, हम उन सारे संवादों को खुला करके बातचीत करेंगे। ये ऐसा विश्वास लोगों को जागा। विश्वास लोगों का जागा। चलिए, तमाम तरह की बातें हैं और लोग उम्मीदों के तौर पर नरेंद्र मोदी को देख भी नहीं रुकेंगे। यहाँ पर कुछ पलों के लिए वापस आएंगे तो बात करेंगे झाड़ू की, क्योंकि इस वक्त चारों तरफ झाड़ू चल रही है। ब्रेक के बाद ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं सतना के भारतीय जनता पार्टी के सांसद गणेश सिंह जी के साथ। गणेश सिंह जी, इस वक्त सरकार में और पार्टी में जोरदार झाड़ू चल रही है। नरेंद्र मोदी जी का आह्वान कि स्वच्छ भारत का निर्माण किया जाए। रेल मंत्री भी कहते हैं कि हर सांसद अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाए और स्टेशन पर सफाई करे और झाड़ू लगाए। क्या ये सांकेतिक है या ये आगे भी जारी रहेगा? देखिए, सबसे बड़ा सवाल है कि हम राष्ट्र के प्रति क्या काम कर रहे हैं। हम दैनिक जीवन में अपना काम तो करते हैं जी, लेकिन देश के हित में क्या काम होना चाहिए, जो बुनियादी चीज़ है जिसके लिए किसी की और सहयोग की जरूरत नहीं। एक संदेश ऐसा हो हर नागरिक के मन में कि हमें ये काम करना चाहिए। महात्मा गांधी जी भी यही कहते थे जी। और महात्मा गांधी जी ने उस समय पर जिस तरह से अपना काम स्वयं करते थे, वो संदेश देते थे कि हम अपने राष्ट्र के लिए काम कर रहे हैं। वही स्थिति आज हमारे नरेंद्र मोदी जी का है। वो कहते हैं कि हमें क्लीन इंडिया चाहिए, स्वच्छ भारत चाहिए, स्वस्थ भारत चाहिए। तो ये तो बेसिक चीज़ है। आज हम दुनिया के दूसरे देशों में जाते हैं, वहाँ का क्लीननेस जो देखते हैं, लगता है कि वाकई में यार क्या व्यवस्था है, हम क्यों नहीं कर सकते। तो उसी हिसाब से 2 अक्टूबर चूँकि गांधी जी का जन्मदिन है, उस दिन से केंद्र सरकार ने ये फैसला किया है कि हम खुद प्रधानमंत्री जी, खुद सारे मंत्री, खुद मुख्यमंत्री, सारे सांसद, विधायक, जनप्रतिनिधि सब कहीं ना कहीं जा कर के इसकी शुरुआत करेंगे और जनता को साथ लेके करेंगे कि ये निरंतर हम काम को करेंगे। हम अपना घर अपने दरवाजे के सामने हम खुद सफाई करें ताकि गंदगी न होने पाए, और एक संदेश धीरे धीरे सबके मन में जाएगा। ये बहुत बड़ा कदम है। और देखिए, सरकार ये नंबर बनाने की होड़ नहीं है। ये नंबर बनाने की ये बिल्कुल नंबर होड़ नहीं। बनाने की होड़ नहीं कि नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि 2 अक्टूबर को मैं स्वयं भी सफाई करूंगा, उसके पहले रविशंकर प्रसाद झाड़ू लगाने लगते हैं, ये नंबर बनाने, स्मृति ईरानी झाड़ू लगाने देखिए, लगती हैं। वो शायद क्या इसके पहले किसी के जहन में, किसी भारतीय जनता पार्टी के जहन में, किसी सांसद के जहन में ये नहीं आया कि क्लीन इंडिया होनी चाहिए? हमने तो कभी इसके पहले तमाम केंद्रीय मंत्री को, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता को झाड़ू लगाते नहीं देखा। रविशंकर को झाड़ू लगाते नहीं देखा, स्मृति ईरानी को झाड़ू लगाते नहीं देखा, उमा भारती को झाड़ू लगाते नहीं देखा। देश में देखिए बहुत कुछ ऐसे काम नहीं हो पाए जो शुरू से होना चाहिए। आज जब मैं एक उदाहरण देता हूं आपको कि यहाँ पर इसी देश में नारा लगा था रोटी कपड़ा मकान देने का जी, इसी देश में नारा लगाया था गरीबी मिटाने का। क्या हुआ? नहीं हो पाया। अगर वो एक एक कार्यक्रम करते तो हो सकता था। अटल बिहारी वाजपेयी जी आए, उन्होंने कहा हम देश के प्रत्येक गांव को पक्की सड़क से जोड़ देंगे, तो जोड़ दिया। हर किसान को क्रेडिट कार्ड देंगे, दे दिया। मोबाइल क्रांति कर देंगे, कर दिया। टीवी क्रांति करना था तो कर दिया। ये सब किया उन्होंने। हर गांव के स्कूल को पक्की बना दिया। एक वो भी प्रधानमंत्री थे, लेकिन इसके बाद जो प्रधानमंत्री बने उन्होंने कुछ भी एक काम नहीं किया जो पूरा कर। एक आप ये कैसे कह सकते हैं कि मनमोहन सिंह ने कोई काम नहीं किया? मैं आपको बता रहा हूं। मैं एक चीज उदाहरण ऐसी तमाम योजना जिनका फीता नरेंद्र मोदी ने आते ही काटा, वो तो पिछली सरकार की देन थी। मैं एक निवेदन करूं आपसे, मेरी बात को सुने। उन्होंने कहा था कि हम प्रत्येक गरीब को मकान देंगे। मैं एक उदाहरण बता रहा हूं आपको। बस इंदिरा आवास योजना चलाई। देश के प्रत्येक पंचायत को साल में एक इंदिरा आवास देंगे और वहां सैकड़ों की संख्या है प्रतीक्षा में। तो क्या अंतिम व्यक्ति को 99 साल इंतजार करना पड़ेगा एक आवास के लिए? आप हर घर में लाइट दे देंगे, बिजली दे देंगे? बिल्कुल दे देंगे। आपने वादा किया? वादा किया। आप देंगे? हाँ देंगे। और अगर नहीं दे पाए तो? हम गरीबों के पक्के मकान बना के देंगे और टाइम लिमिट तय हो गया। और अगर नहीं दे पाए तो? टाइम लिमिट तय कर दिया। कब तक? 2022 दिसंबर में हम इसके तो पहले इसका मतलब 2022 तक अगर इसलिए अगर इस देश की जनता आपको सत्ता गांधी में जी का- रखेगी तभी ये हो पाएगा, और अगर हटा दिया तो किसी की जिम्मेदारी नहीं। गांधी जी के 150 वर्ष के जयंती के समारोह में हम लोग इस बात को करने जा रहे हैं।
और हमारे प्रधानमंत्री जी ने इस बात को ऐलान कर तो चुके इस हैं। देश की जनता और इसी को तरह इस देश की जनता को आपको विश्वास इसी दिलाना तरह होगा कि से 2022 तक वो आपको सत्ता में रखे। वो अलग विषय है, जनता फिर तय करेगी जब चुनाव आएगा, वो अलग विषय है। लेकिन मैं आपको जो कहना चाहता हूं कि इस देश में क्या लाइसेंस मिला था कि भ्रष्टाचार हो? लेकिन अगर आज हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम ना तो 1 रुपया खाएंगे ना खाने देंगे, तो ये क्या संदेश है? क्या नया काम नहीं है? अब इसमें कौन पॉपुलरिटी की बात है? इसके अलावा नहीं, ये क्या कौन इसके बात बाद है? भ्रष्टाचार को रोकने के गणेश जी, लिए क्या इस बयान के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहे केंद्र में हो या राज्य में जी कोई पैसा नहीं खाएगा, नहीं खाएगा? कोई करप्शन नहीं करेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं आप खाएगा। गारंटी ले सकते हैं? बिल्कुल गारंटी है साहब। अगर खाएगा तो मरेगा, खाएगा तो बचेगा नहीं, चाहे कोई भी हो। पूरी ये अच्छा ईमानदारी के साथ, ये अच्छा संकेत। पूरी ईमानदारी के साथ हम लोग कह रहे हैं। और पूरा ये संदेश हम लोग तो जा रहे हैं जनता के बीच में, सीधा बोल रहे हैं। अब आप अपने काम के लिए किसी को 1 रुपया नहीं देंगे। क्यों? आप ये चिंता मत करो कि आपका काम नहीं होगा। इसलिए मैं बता रहा हूं कि गणेश आपका जी, पता काम है? 2 दिन बाद होगा। मेरी गण- बात पूरी हो गण- जाने जी, दीजिए। जी। दो दिन बाद आपका काम होगा, इसलिए कि आपके काम की मॉनिटरिंग खुद मुख्यमंत्री कर रहे हैं। खुद प्रधानमंत्री जी ने सोशल साइट खोला हुआ है और उसमें वो कहते हैं कि हमें संदेश दो। तो मैंने कहा ये सिर्फ संदेश पर नहीं जा रहा। हमारे राज्य में, मध्य प्रदेश में तो मुख्यमंत्री समाधान ऑनलाइन योजना चालू हुई है। 181 टेलीफोन नंबर है। हाँ, हुई है ना। उसमें- 12 लाख शिकायतें हैं, उसमें 50,000 का समाधान। उसमें निश्चित तौर पर शिकायतें 12 जो लाख हैं, शिकायतें। मैं ये नहीं कहता हूं कि समस्या खत्म हो गई, समस्या तो है। लेकिन उन्हीं समस्या को समाधान करने के लिए जब इतने ऊंचे लेवल में जब उसका निराकरण का काम शुरू हो जाए, तो निश्चित तौर पर संकेत है कि भविष्य ठीक होने वाला, आने वाला समय ठीक होने वाला है। गणेश जी, मैं भ्रष्टाचार इस देश के विकास का सबसे बड़ा बाधक है। भ्रष्टाचार को खत्म करना है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही कर सकती है, दूसरे की किसी की हिम्मत गणेश जी, नहीं है। कुछ दिन पहले की बात है, 2-4 दिन पुरानी है। आप ही के मध्य प्रदेश के मंत्रिमंडल की मंत्री यशोधरा राजे मंच से इशारा करते हुए बताती हैं, बिना पैसा लिए काम नहीं होता है, करप्शन इतना ज़्यादा व्याप्त हो गया है। और आप ही के मध्य प्रदेश के मंत्रिमंडल में यशोधरा राजे को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और राजमाता सिंधिया की कसम खानी पड़ी कि मैं ऐसे लोगों को छोड़ूंगी नहीं। मैं अब फिर चेता रही हूं। ये स्थिति है करप्शन। देखिए, मैं इस बात को मानता हूं कि कहीं न कहीं नीचे लेवल में बहुत सुधार की ज़रूरत है। बिल्कुल है। दैनिक जीवन में जो चीज़ें ज़रूरत में आती हैं वहाँ काम करने में कठिनाई है। अधिकारी कर्मचारी वर्ग का जिस तरह से स्वभाव बदलना चाहिए वो अभी नहीं बदला। लेकिन उसको बदलने के लिए पहले ये कहा जाता था कि गंगोत्री गड़बड़ है, दिल्ली गड़बड़ है, भोपाल गड़बड़ है। अब तो दिल्ली ठीक हो गई, भोपाल ठीक हो गई, तब तो नीचे भी ठीक हो गई। अभी ठीक कहाँ नीचे ठीक हो रहा। संदेश कहाँ बहुत, ठीक हो? देखिए बहुत भयंकर संदेश नीचे आज ही गया। के अखबारों में खबर है कि कई 100 करोड़ रुपए छात्रवृत्ति के डकार लिए गए, गलत तरीके से निकाल लिए गए। व्यापम घोटाले की स्थिति आप देख ही रहे हैं। पार्टी के नेता अधिकारी किस तरीके से फर्जीवाड़ा किया। सरकार ने कोई समझौता तो नहीं किया। अभी वो भोपाल में बैठ के हुआ ये सब। नहीं, कुछ सरकार ने बैठ करके कोई समझौता नहीं किया। सरकार ने उन पर सरकार कार्रवाई में किया। बैठे लोगों ने किया ना। सरकार ने कार्रवाई किया, किसी को छोड़ा क्या? नहीं, तब तक तो समय किसी को नहीं छोड़ा। बहुत निकल चुका जब विषय जानकारी में आया बहुत देर हो तो चुकी उस पर निश्चित तौर पर बहुत आप ये भी नहीं बोल कार्रवाई सकते क्योंकि कई सालों से आपकी सरकार है। नहीं, हम बिल्कुल, हमारे ही है, हमारी कई सालों से सरकार है। हम तो विधानसभा के चुनाव के पहले भी ये विषय उठा था, तभी हमारी सरकार ने निर्णय लिया कि हम तो किसी को छोड़ेंगे नहीं, जो सही होगा वो कार्रवाई करेंगे, और करके दिखा दिया। कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब तो लेकिन चर्चा आप, नहीं है। मैं मानता हूं आपकी बात, लेकिन आप मानते हैं कि करप्शन को खत्म करने के लिए त्वरित कोई व्यवस्था होनी चाहिए। बिल्कुल कि आज आपके सामने करप्शन का कोई मामला आता है, उस पर बहुत जल्द निर्णय होना चाहिए, जो कि अब तक ऐसी स्थिति में नहीं देखा। बिल्कुल साहब, बिल्कुल सही बात है। करप्शन को खत्म करने के लिए तत्काल निर्णय की जरूरत है, ठोस कार्रवाई की जरूरत है। एक भय पैदा हो कि ये काम करना ठीक नहीं है, हम इसमें बच नहीं पाएंगे, और फिर से इस देश की वही ईमानदारी लौटानी है। हमें फिर से पंच परमेश्वर व्यवस्था को जन्म लाना पड़ेगा, उसको प्रभावी करना पड़ेगा। गांव में पहले 10-20 कोस में एक आध चोर होते थे, एक आध बदमाश होते थे। आज तो जहाँ देखो वही है। तो ये संस्कृति बनाई किसने? ये कहाँ से ये संस्कृति पैदा हुई? इसीलिए हम लोग कहते हैं कांग्रेस पार्टी ने ही भ्रष्टाचार को जन्म दिया। वो सत्ता में आते हैं तो सिर्फ लूटने के अलावा कोई काम नहीं करते, और उन्हीं लोगों ने जन्म दिया, और धीरे धीरे वो समाज में फैल गई। वो बीजेपी में भी फैल गई। समाज में फैल गई। मैंने कहा समाज में फैल गई जी, और समाज में फैल गई। अब उसको दूर करने का उपाय हम लोग करेंगे, कर रहे हैं। अभियान शुरू है। एजेंडा नंबर 1 है हमारा भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन, सुशासन और विकास हमारा एजेंडा है, नारा है, और उस दिशा में हमारी सरकार ने काम किया है। और शीर्ष में बैठा हुआ व्यक्ति जब इस कठोरता के साथ इस बात को कहे और निर्णय ले, तो निश्चित तौर पर नीचे वो संदेश जाता है, और वो जाएगा, और उस पर लोग अमल करेंगे और चलेंगे।
नीचे वो संदेश जाएगा और जाकर अमल होगा, लेकिन वो किस तरीके का होगा, उसकी प्रतिक्रिया होगी, विस्तार से चर्चा करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं ज्वलंत मुद्दों पर। चर्चा इस बात को लेकर हो रही है कि केंद्र में और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो क्या अब उसका असर जमीन पर देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा। गणेश जी हमारे साथ है। गणेश जी, अब तो दोनों ही जगह आपकी सरकार है निश्चित तौर पर। और हम ये सोचते थे, अक्सर हम अखबारों में पढ़ते थे, बयानों में पढ़ते थे कि केंद्र की यानी तब की यूपीए सरकार मध्य प्रदेश के साथ कुटाराघात कर रही है, सौतेला व्यवहार कर रही है, जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा। निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश के लोगों को ये जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि एक सरकार हमारी जो अच्छा काम कर रही थी मध्य प्रदेश में पहले से है, लेकिन एक और अच्छी सरकार हमारी दिल्ली में बन गई। अब दोनों सरकारों का एजेंडा एक है, वो है विकास, और दोनों सरकारों के एजेंडे के आधार पर मध्य प्रदेश को स्वर्णिम प्रदेश बनने से कोई अब रोक नहीं सकता। हम लोग, हमारी विकास की जो रफ्तार है वो 4 गुना बढ़ी है, अब बहुत तेज हुई है। जैसे कृषि के मामले में हम आप कहना चाह रहे हैं, कृषि महोत्सव हम लोग चला रहे हैं। हम लोगों ने शुरू किया 25 तारीख से, वो गांव-गांव में हमारे रथ जा रहे हैं। इसलिए जा रहे हैं कि हमने कृषि उत्पादन में पूरे देश में सर्वाधिक विकास दर बनाई है। आज 25% हमारी विकास दर है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आज से ठीक 11 साल 12 साल पहले हमारे प्रदेश की विकास दर 7 से 8% थी कृषि की, आज उसी प्रदेश में 25% हो गई। आज हमारा खेती का जो धंधा था घाटे का, उसमें कहीं ना कहीं हम काफ़ी कुछ मदद कर पाए हैं। आज किसान को लगता है कि हमारा नुकसान हो रहा था, हमको राहत मिल जाएगी। आज लगता है किसान को कि हमारे बिना ब्याज के हमको ऋण मिल रहा है। आज बीमा का पैसा भी हमको मिलना शुरू हो गया। आज किसान कहता है कि हमारी एक एक उत्पादन की फसल जितना हम पैदावार करते हैं सरकार सब खरीद। बीमा में सुधार होना चाहिए क्योंकि इससे कम चेक, लेकिन बीमा वाले में नई पॉलिसी आनी चाहिए। इस पक्ष में हम लोग हैं, और हम लोगों ने माननीय प्रधानमंत्री जी से भी कहा है, कृषि मंत्री जी से भी कहा है कि नई फसल बीमा लाइए। अगर देश में खेती के धंधे को कोई घाटे से बचाना है तो उसकी 100% बीमा योजना ठीक बना दो आप, ताज़ा और किसान के खेत को इकाई बना दो आप। ताज़ा एक खबर आई है कि मध्य प्रदेश सरकार का खजाना खाली हो गया क्योंकि केंद्र से उसे उस तरीके से पैसा नहीं मिल रहा है। देखिए, इस वर्ष तो अभी पहला बजट है और निश्चित तौर पर 8 महीने का बजट है, और व्यवस्था संसाधन सब, पूरी अर्थव्यवस्था ढर्रे से बाहर थी, पटरी से बाहर थी। धीरे धीरे अर्थव्यवस्था पटरी में आएगी। निश्चित तौर पर विकास का पैसा जिन राज्यों का जितना हक है, मोदी जी ने बहुत पहले ही कहा है कि मैं वो व्यक्ति हूँ कि मैं किसी राज्य के साथ भेदभाव और पक्षपात नहीं करूँगा, इसलिए कि मैं स्वयं मुख्यमंत्री था, मैं जानता हूँ। और केंद्र सरकार पहले भेदभाव करती होगी, लेकिन मेरे रहते कुछ नहीं होने वाला। तो अब तो किसी राज्य का बुरा होने वाला है नहीं, भला ही होने वाला है। और हम लोग तो इतना सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं कि सरकार के हर विभागों की योजनाओं को कैसे अपने राज्य में ज़्यादा से ज़्यादा ले जाएं, उस दिशा में हमारे मुख्यमंत्री जी लगातार आकर के मंत्रियों से मिलते हैं, प्रधानमंत्री जी से मिलते हैं। हम लोग भी जाकर के अपने अपने क्षेत्रों के लिए और प्रदेश के लिए जाकर के काम कर रहे हैं। तो मध्य प्रदेश में क्या होता था गणेश जी कि केंद्र में यूपीए की सरकार थी तो आप लोग प्रयास करते थे कि केंद्र की ज़्यादा से ज़्यादा योजनाएं मध्य प्रदेश में आ जाएं, पैसा मध्य प्रदेश में आ जाए। लेकिन अब तो मोदी जी के सामने विजन इंडिया है ना, वो तो पूरे देश को एक तौर पर देख रहे हैं, मध्य प्रदेश को अकेले देख नहीं रहे हैं। आपने धरना भी दिया, प्रदर्शन भी किया, उपवास भी रखे, लेकिन अब सिर्फ आपको क्यों देखे केंद्र? देखिए, विजन पूरे इंडिया का है, ये निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री जी का बहुत अच्छा संकेत है। लेकिन ये खतरा तो नहीं आने वाले समय में आपके लिए? कोई खतरा नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि 5 साल बाद अगर आंकड़े निकाल के देखे जाएं मध्य प्रदेश तो पता चले कि यूपीए सरकार के समय आपको ज्यादा पैसा मिला था और एनडीए सरकार के समय मध्य प्रदेश हमारा इसी देश का हिस्सा है। मध्य प्रदेश ऐसा हो सकता है, खतरा है? नहीं, कोई खतरा नहीं होगा। मध्य प्रदेश हमारा इसी देश का हिस्सा है। मध्य प्रदेश वैसे भी मध्य में, देश के मध्य में है, और मध्य में पेट होता है जी, मध्य में हृदय होता है, और वहाँ से ही सारे विकास के रास्ते चलने वाले हैं। और जिस प्रदेश ने इतनी प्रगति कर ली हो कि हम एक मुकाम में खड़े हैं और उस मुकाम से हमें आगे बढ़ना है, तो उसमें केंद्र की मदद हमें निश्चित तौर पर आगे ले जाने में सहायक बनेगी। और हम लोग बहुत तेज़ प्रगति कर रहे हैं और सब कुछ दिखाई पड़ने लगा। पैसे कोई कमी नहीं होने पाएगी।
ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। हम देख भी रहे हैं कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने सांसदों के साथ बैठक में कह रहे हैं कि आप कोशिश करिए कि तमाम मंत्रालय जो हैं उनकी योजनाओं को मध्य प्रदेश में लाया जाए। दिल्ली में एक बैठक भी रखी गई जिसमें कई केंद्रीय मंत्रियों को एकत्रित किया गया और ये कहा गया कि किस किस तरीके से जो योजनाएं पेंडिंग पड़ी हुई हैं उन्हें यहाँ पर लाया जाए। लेकिन तमाम तरह की तस्वीरों के साथ साथ ऐसी कौन कौन सी योजनाएं हैं जो विभिन्न विभागों में हैं जिनको लेकर आप लगातार संपर्क में हैं कि अब केंद्र सरकार की तरफ से मध्य प्रदेश को मिल सकती हैं या केंद्र बहुत जल्दी वो मध्य प्रदेश को देने जा रहा है? जैसे हमारे प्रदेश में सबसे बड़ी समस्या उस समय पर थी, आज भी वो बनी हुई है, वो है एनएच में हमें पैसा नहीं मिला वर्षों से, और हमारी एनएच पूरी खराब हो गई, और वो इसलिए नहीं दे रहे थे कि ताकि राज्य सरकार की इमेज खराब हो। चुनाव में जाना था, लेकिन वो सब जनता ने माना नहीं। लेकिन आज जब हमारी सरकार बनी, गडकरी साहब जब उसके मंत्री बने, तो उन्होंने सीधे इस बात कह दिया, जितनी पेंडेंसी पड़ी थी उन्होंने सब क्लियर किया है, और उन्होंने कहा है कि हम तो 30 किलोमीटर प्रति दिन के हिसाब से एनएच बनाएंगे। उसके दिशा में उन्होंने जो टेंडर पहले हो चुके थे, जो सड़कें पहले ली जा चुकी थी, कमलनाथ जब थे तो उनकी उन्होंने पूरी कहा था कि बातचीत शुरू 20 कर दी। किलोमीटर प्रतिदिन बनाएंगे, बना नहीं पाए। नहीं, कमलनाथ जी और गडकरी जी में जमीन आसमान का फर्क है साहब। कैसा? एक संकल्प की बात है, एक संकल्प की बात है। भारत की संसद में एक प्रश्न के उत्तर में गडकरी साहब ने जब इस बात को कहा कि मेरे विभाग में पैसे की कोई कमी नहीं है, मैं संसद में बोल रहा हूँ और मैं 30 किलोमीटर हर रोज सड़क बनाऊंगा, ऐसी सड़क बनाऊंगा जो 50 साल खराब नहीं होगी। ये बात उन्होंने कही है, सार्वजनिक रूप से कही है, ये मुझे कहने की जरूरत नहीं है। और लेकिन ये बात कभी कमलनाथ जी नहीं कह पाए, ये कभी मनमोहन सिंह 20 जी, किलोमीटर प्रतिदिन की बात कही थी। उन्होंने तो कहा था, लेकिन 2 किलोमीटर में नहीं बना पाए, 2 किलोमीटर नहीं बना पाए, एक सड़क का क्लियरेंस नहीं दे पाए हो। राज्य सरकार ने तो हमारे कहा था कि साहब इसको हमको दे दो सड़क, अगर आपके पास पैसा नहीं सुधारने के लिए तो मुझे दे दो। हाई कोर्ट जबलपुर ने कहा, इसके बाद भी तो पैसा नहीं दिया। आज लेकिन आज वो स्थिति नहीं, आज हमारी सड़कें मोटरेबल हो गई, उनके काम जैसे बरसात खत्म होगी तुरंत उसके काम शुरू होने वाले हैं। और इसी तरह से हमारे सिंचाई के संसाधन में हमारे जो पेंडिंग मामले पड़े थे, पर्यावरण में, वन में, अब वो सब कहीं ना कहीं सब कुछ क्लियर होना शुरू हो गया। हमें उसमें भी पैसा मिलेगा, हमारी नहरों का काम होगा, नदी जोड़ने का काम सबसे पहले हमारे राज्य ने शुरू किया। हमारी पाइपलाइन में योजना है काली सिंधु बेतवा वाली, अभी तुरंत, और वो मुझे लगता है इसी बजट में हो रही है। तो हम तो ये कह सकते हैं ना कि मध्य प्रदेश की जो प्रगति है, चाहे वो इंडस्ट्रियल ग्रोथ का मामला हो, एग्रीकल्चर ग्रोथ का मामला हो, चाहे प्रति व्यक्ति आय का मामला हो, चाहे हमारे यहाँ जो कृषि का औसत रकबा था उसको बढ़ाने का मामला हो, सिंचाई के संसाधन बढ़ाने के मामले हो, इन सारे मामलों में हम पहले से बहुत आगे पहुँचे हैं। बहुत तेज़ गति है हमारी विकास की, विकास दिख रहा वहाँ, विकास लोगों की स्पर्श कर रहा है, लोग एहसास कर रहे हैं कि ऐसी सरकार तो हमने देखी नहीं, ऐसा हमने काम करते लोगों को देखा नहीं। वाकई में जिस सरकार ने 70% से ज़्यादा परिवारों को किसी न किसी सरकार की योजना से जोड़ दिया हो, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके साथ भेदभाव हुआ हो, पक्षपात हुआ हो। हम लोगों के ऊपर हमेशा आरोप लगता था कि साहब ये तो पक्षपात करने वाले लोग हैं, लेकिन हम लोगों ने जब सरकार में काम करना शुरू किया तो आज सब कोई कहते आश्चर्यजनक स्थिति है। आज उसी नरेंद्र मोदी जी की सरकार को लोग कह रहे गजब हो गया साहब, हमने तो सोचा नहीं था। अभी गजब तो नहीं हुआ है, बहुत कम दिन हुए हैं सरकार को, सरकार की आलोचना भी नहीं होनी चाहिए और सरकार की इतनी जल्दी तारीफ भी नहीं होनी चाहिए। मुझे लगता है कि इंतजार करना होगा देश की जनता को। एक अंतिम सवाल मैं आपसे करना चाहता हूँ गणेश जी, मंत्रिमंडल विस्तार होना है 2 राज्यों के चुनाव के बाद, लेकिन इन 2 राज्यों में ऐसा क्या हुआ है या ऐसा क्या हो रहा है भारतीय जनता पार्टी में, या भारतीय जनता पार्टी इतनी उत्साहित है कि हरियाणा में वो अपने सहयोगियों को छोड़ देती है, उनके साथ विश्वासघात करती है, जैसा कि कुलदीप बिश्नोई कहते हैं। महाराष्ट्र में इतना पुराना संबंध आपका शिवसेना बीजेपी का, वो तोड़ देती है। क्या ज़्यादा उत्साह से कहें या अति उत्साह से कहें? देखिए, अभी लोकसभा के चुनाव में जिस तरह से देश की जनता ने जनादेश दिया, 50% से ज़्यादा मत हमको मिला। निश्चित तौर पर हमारी पार्टी संगठन को उत्साह है और होना भी चाहिए कि हम राज्यों में भी अपनी ताकत को मजबूत करें और हम राज्यों में जाकर के अपनी ताकत को बढ़ाएं। निश्चित तौर पर ये एक कदम है और होना भी चाहिए। हर राजनीतिक दल का ये काम है कि भाई हमारी स्थिति मजबूत हो, सभी राज्यों में हो, सभी जगह हो। उसी दिशा में हमारी पार्टी ने भी सोचा, बिना किसी डर भय के, और उसी दिशा में हमने सोचा। लेकिन बातचीत का दरवाजा हमने खोल रखा। हमने उनसे भी कहा, हमने भी कहा कि भाई ताकत जिसकी जितनी उतना ले लो, लेकिन ताकत ज़्यादा नहीं है आपकी, फिर भी ज़्यादा हमसे मांग रहे हो, तो ये तो नैसर्गिक न्याय नहीं है
और इसी वजह से मुझे लगता है कि बातचीत में कहीं ना कहीं वो अवरोध पैदा हो गया। अवरोध क्या पैदा हुआ? अब तो अभी श्राद्ध पक्ष के कौवे घोषित नहीं, हो लेकिन गए। अभी भी शिवसेना रास्ता खुला कहती है हुआ कि श्राद्ध पक्ष के कौवे थे, बीजेपी उड़ गए। राजनीति में कोई भी चीज रुकती नहीं है साहब, अभी भी रास्ता खुला हुआ है, फ्रेंडली फाइट भी हो सकती है, हम लोग अपनी अपनी ताकत पर लड़ लेंगे, फिर बाद में एक साथ भी होंगे, बातचीत करेंगे, सब कुछ हो सकता है। कोई सत्ता बड़ी का बात सौदा फिर बाद में कर लिया जाए। सत्ता की बात नहीं है, सवाल है उस महाराष्ट्र जैसे राज्य में, हरियाणा जैसे राज्य में जहां इतना पोटेंशियल है और वहां की सरकारों ने जिस तरह से वहां के साथ अन्याय किया हुआ है, जनता बदलाव चाहती है, लेकिन वो दिशा जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसको ठीक दिशा, अगर जनादेश दे दिया जाए तो ठीक दिशा में सरकार को चला देंगे। और ये प्रमाण है, मोदी जी का मुख्यमंत्रित्व काल, शिवराज जी का मुख्यमंत्रित्व काल, रमन सिंह जी का मुख्यमंत्रित्व काल, ये संदेश दिया है लोकसभा के चुनाव में कि ये लोग काम तो अच्छा करते हैं, अगर इनको देश सौंप दिया जाए तो देश भी ठीक चला देंगे। अगले मंत्रिमंडल विस्तार में केंद्र के मध्य प्रदेश को मौका मिलेगा? वैसे तो मध्य प्रदेश को पहले से भी काफ़ी अवसर मिला है और हम लोगों की अपेक्षा है। कहाँ मिला है? हमारे यहाँ से ही तो हैं सारे मंत्री। सुषमा स्वराज बाहर की? नहीं, बाहर के कहाँ, हमारे राज्य से वो प्रकाश जावड़ेकर बाहर के, वो हमारे यहाँ से राज्यसभा सांसद हैं। उमा जी उत्तर प्रदेश की, हमारे राज्य की रहने वाली है। निश्चित तौर पर नरेंद्र सिंह तोमर हमारे प्रदेश के अध्यक्ष रहे, हमारे राज्य के सांसद। थावरचंद गहलोत और नरेंद्र सिंह को छोड़ दिया जाए तो बाकी कौन? हाँ, नजमा हिम्मतुल्लाह जी हमारे यहाँ से राज्यसभा बाहर की, कब आई मध्य? लेकिन फिर भी हम लोगों को पूरा हमारे देश प्रदेश की जनता की अपेक्षा है। चलिए, कोई ऐसा आदमी शामिल होगा जो कह सकते हैं कि हाँ भाई हम लोगों को मौका मिले, ऐसा प्रदेश को मौका मिले फिर से, ऐसा प्रदेश की जनता चाहती है। बाकी तो ये सब विशेषाधिकार है माननीय प्रधानमंत्री जी का, जिसको भी अवसर देंगे काम करेंगे। गणेश जी, आपने हमसे बहुत बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और उम्मीद करते हैं कि आपकी पार्टी जनता की कसौटी पर खरी। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद।